हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आपका वीडियो जो है वो खास आपके लिए ही बनाए गए, कक्षा 10 के लिए बनाए गए हैं, जो इस बार 2023 में बैठने वाले हैं। तो बच्चों, बहुत ही खास वीडियो है आपके लिए। आप आ जाइए हमारे चैनल पर। देखिए, आपका वीडियो ये हिंदी मीडियम हिंदी प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 वालों के लिए मॉडल 2023 का आपको मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो निर्देश में पढ़ें कि सभी प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रत्येक निर्देश को हम पढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए हैं। और कह रहा है कि ये प्रश्न पत्र देखिए आपको हर साल की तरह नहीं होगा, यहाँ पर 2 खंड में होगा, क्योंकि पहले प्रश्न पत्र में खंड आ और बा में बांटा गया है। खंड आ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखिए ये इस तरह से OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट में आपको 20 क्वेश्चन इसमें से लगाने होंगे। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ होंगे, अर्थात एक के 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से एक जो करेक्ट होगा उसका आंसर आपको देना होगा। बाकी जो है जो आपका 20 नंबर तो इधर से मिल जाएगा और जो 50 नंबर है वो आपको लिखित परीक्षा खंड बा से मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर छात्र का नाम, क्रमांक, विषय वगैरह यहाँ भरना होगा। और जो है जो भी आपका सही होगा वो उसमें आपको काला कर देना होगा, सर्किल को पूरा गोल कर देना होगा। डॉट नीले पेन या आपको काली पेन से, डॉट पेन से करना होगा, ध्यान रहे आपका। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी के हुए आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। तो ये आपने देखा प्रश्न पत्र है, खंड आ बा में है। तो OMR शीट को पहले हल करवाते हैं। ये OMR शीट है, OMR शीट भर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका यूँ रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपको ये क्वेश्चन में बताने हैं कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, ये आपका है आंसर। आंसर देखिए क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के? द्विवेदी। तो कौन सही है आपके? ये दूसरा सही। देखिए, अगर मान लीजिए आप दूसरा सही है तो आपको क्या करना होगा, आपको जाकर के OMR शीट में जो एक का खा है यानी दूसरे है, तो दूसरे को आपको क्या करना होगा, दूसरे को यहाँ पर टिक कर देना होगा, ऐसे गोला बना देना होगा। ये गोला बन गया ना, इस गोले को बिल्कुल काला कर देना होगा इसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ तो बाहर चला गया है, आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको मान लिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या सही है? द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग में ये है आपका, ये सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो जो चिंतामणि है वह निबंध की रचना है। किसकी? निबंध की। ऑप्शन का आपका सही है। क्लियर? यानी पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गबन किसकी रचना है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है वह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की समयावधि क्या है? ठीक है, तो देखिए इनकी जो समयावधि है वह है, खा खंड आपका सही है, 1919 से 1938 तक। ठीक है, ये शुक्ल युग की समयावधि थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, तो नीड़ की निर्माण ये जो है आपकी ये आत्मकथा की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? छठा क्वेश्चन है आपका, प्रिय प्रवास किस की रचना है, किस प्रवास की रचना है? तो ये प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किसकी? द्विवेदी की। तो आपको द्विवेदी सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है आपका, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला है आपका हरबंस राय बच्चन की। तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल जो है कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है, एक का खंड आपका सही है। जी, का खंड 1843 से अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? जो अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, वह है मतीराम। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम को आपसे कहा जा रहा है, पूछा गया है मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम किसके? रीतकाल के हैं। किसके? रीतकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। ठीक है, ये गा आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, हास्य ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आपत प्रयो प्रकाश। ये पूछ रहा है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है ये। ठीक है, तो इसमें कौन है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में किसका उपयोग किया गया है? ये आपका आंसर आपका ये है, आकर्षण शब्द में अ का प्रयोग किया गया है। किसका? बड़ा आ का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? प्रत्यय में कितने भेद होते हैं ये आपको बताने हैं। तो प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ये दो ऑप्शन आपका सही है, यानी का खंड सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में द्वंद्व समास है। कौन सा? पीताम्बर में द्वंद्व समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है?
द्वंद्व समास, ठीक है, ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसू का तत्सम रूप क्या है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो जो आंसू है, आंसू का तत्सम रूप अश्रु है। क्या है? अश्रु। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यड़ संधि का सूत्र है। यड़ संधि का क्या सूत्र है? तो जो यड़ संधि है उसका सूत्र है इको यड़च। तो आपका सही है। कौन का सा खंड सही? ये गा खंड आपका सही है, इको यड़च। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें खष्टी विभक्त एक वचन, ठीक है, का खंड आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है आपका अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो अपठत धातु का वचन और पुरुष आपको बताने हैं। तो ये है आपका, ये है प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो आपके क्या आ गए? इतने क्वेश्चन आपके अब विकल्प वाले हो गए, ठीक है। अब विकल्प यहीं से समाप्त हो जाता है। अब आपको लिखित परीक्षा देनी होगी कि लिखा, यानी आपको उत्तर देना होगा। अब जो आपकी कॉपी दी जाएगी उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए उसमें लिखने वाला कौन सा चीज़ आएगा आपका? ये है खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। बताया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये आपका है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख में ना मिलेगी? क्या कोई इंदु भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ये है। तो इसमें आपको बताना होगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश की रेखाचित्र अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ ये है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी गद्य खंड के संकलित ममता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए आगे आपको ये बताया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांद के दरबार थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देख करके ममता चकित होकर के अपने पिता से कहती है, हे भगवान, उस समय के लिए जब आप मंत्रित्व न रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर ही हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए। इनकी चमक मेरी आँखों को कष्ट दे रही है। मैं अपने ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से काँप रही हूँ। तो ये है आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये व्याख्या है, ये ममता बाल विधवा की है,
जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखती है। ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों को ही ईश्वर की इच्छा मानती ही थी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा। क्लियर? ये देखिए, अगला है आपका ये पद्यांश है। ये उदयनगरी उदयगिरी मंच पर रघुपर पाल पतंग, बिस्के संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपह केर आशा निपनासी, और बचन नखत अवली न प्रकाशी। देखिए, ये आपको काव्य से लिया गया है और इसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या ये है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का खंड काव्य के धनुष भंग शीर्षक से उद्दृष्ट है। ये कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग में बताया गया कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने सभा में उपस्थित राजाओं की मन स्थित राम की विनयशीलता और उदारता का वर्णन किया है। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर से राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों। और देखिए, यहाँ कवि कहता है, अगला देखिए, कब कहते हैं कि श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वो सभी मौन हो गए। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको लिखना होगा। लिखते रहो, देखो, पढ़ते रहो। और अंतिम में खंड काव्य में आपको प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय को मनोहारी चित्रण किया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठकर खड़े होते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके ये है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाच केंद्र स्थलम अस्ति, ये है। या दूसरा है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृतः अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतो महानतम प्रयत्नम कुरंत। देखिए, ये आपको दिया गया है। अब इसका उत्तर देखिए, ये है आपका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषाओं का एक केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उनके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। यह उत्तर हुआ। अगला है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद बताना है। मनम हित्वा प्रत्यया भवति क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थनावम भवति लोभाम हित्वा सुखी भावते। ये आपको बताना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत काव्य से संकलित जीवन सूत्राणि पाद से उद्दृष्ट है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। देखिए
क्या पूछता है, यह पूछता है क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है मनुष्य, प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता, क्या त्याग कर धनवान होता है और क्या त्याग कर सुखी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिष्यदत् दुख भाग भावते। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड काव्य से संकलित है, जिसमें देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में सभी मनुष्य सुखी हों, सभी मनुष्य निरोग हों या रोग से दूर रहें, सभी कल्याण देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो। अगला क्वेश्चन है आपके, अपने पठित खंड काव्य पर आधारित किसी एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपका अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको चुनना होगा, क्या है आपका खंड काव्य, ये आपको तो स्वयं निर्धारित करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए हुए आपको 4 ये महाकाव्य दिए गए हैं, इनमें देखिए इन कवियों के आपको क्या करना होगा, इनके जीवन परिचय लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। देखिए ये आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी का जीवन परिचय है। जीवन परिचय, सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरोदेई नामक स्थल पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद जी मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और 1920 में कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। इसके पश्चात वकालत छोड़कर देश की सेवा में लग गए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़ करके पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर के भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी नवाजा गया। जीवन रत्न हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 28 फरवरी 1963 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक है, यानी निधन हो गया। इन्होंने देखिए रचनाएं क्या की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में, महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। भाषा शैली देखिए इन्होंने क्या किया। डॉक्टर प्रसाद जी ने क्या किया, भारत सरल सुबोध और व्यवहारिक थे। इनके निबंध में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी शब्दों का प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त जगह जगह ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने भावानुरूप छोटे बड़े वाक्यों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, यानी ओरिजिनल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली भी उनकी भाषा की तरफ क्या है, आडंबर रहित है। इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी शैली में मुख्य रूप से 2 रूप प्राप्त हैं, साहित्य शैली और भाषण शैली। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरल सहज भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। यही सादगी इनके साहित्य में दृष्टिगोचर होती है।
हिंदी की आत्मकथा साहित्य में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा विशेष स्थान पर है। ठीक है, ये सब आपको लिखना होगा। अगला है रामचंद्र शुक्ल जी का, तो शुक्ला जी का भी आप पढ़ लीजिए ज़रा कुछ। ये आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ लीजिए। ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, इनका भी जीवन परिचय है। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से नहीं संक्षेप में दे देगा। आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल कब हुआ है ना, जन्म कब हुआ, 84 में हुआ, 1800 बस्ती जिले के गोना ग्राम में हुआ। पिता का नाम चंद्रवली, शिक्षक, एफ इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन, लेखन, मृत्यु 1941 में। लेखन विधा आलोचना निबंध, नाटक, पत्रिका, भाषा, शुद्ध साहित्य, है ना, ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। अब ये आएंगे भैया कौन, यो आ गए भैया सूरदास। तुलसी, सूर, कबीरा इनसे बोर्ड परीक्षा हारा। तुलसी, सूर, कबीरा इनसे बोर्ड परीक्षा हारा। भैया इन तीन को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सूरदास जी को भी देख लीजिए भैया। भक्त काल महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। ठीक है, रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वान मतभेद हैं। यानी इनको पता नहीं है कि कभी इन्होंने पहले से ही इनकी जो नेत्र है पहले से काम करते थे कि नहीं, ये इसमें मतभेद चल रहा है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट पर आए और उन्हें स्वरचित एक पद गा करके सुनाया। ठीक है, वल्लभाचार्य ने भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना निपुणता देकर के वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये सब कार्य किए। ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, इनको आपको याद रखना जरूरी है। कृतियाँ देखिए क्या है। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें से केवल 8 से 10 हज़ार पद ही प्राप्त हुए हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं अभी भी। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं। सूरसागर, सूरसावली, है ना, सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, ये सब इनके मुख्य ग्रंथ हैं। भाषा शैली, सूरदास जी अपने पदों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, गीतात्मक है, जिस कारण इनमें माधुर्य गुण के प्रधान है। हिंदी साहित्य में स्थान, ये आपको देखना है। सूरदास जी हिंदी साहित्य में स्थान, महाकाव्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कवि हैं। इन्होंने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं में जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है ना। चलिए इनका संक्षिप्त रूप देखिए। सूरदास जी का नाम 1478 में ईस्वी में जन्म, स्थान रुनकता ग्राम, मृत्यु 83 में, स्थान पारसौली, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण भक्ति, ब्रह्मरूप सगुण, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, काव्यकृतियाँ सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, है ना, ये सब आपकी क्या है, लेख लिखनी है। अब देखो आएगी भैया वो परम विख्यात गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया है, तुलसी, सूर, कबीरा, इनसे बोर्ड परीक्षा हारा भैया, इनमें से ही आपको रटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं, संपूर्ण मानवता और संसार के कवि हैं, जिनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में
स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान का संबंध को लेकर के सभी विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। इनके जन्म के समय में एक दोहा प्रचलित है, 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले में सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अब भुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था। भारत में तो सबसे बड़ा आडंबर भारत में ही तो है भाई, क्या दिक्कत है। देखो इतने महाकवि को जब त्याग दिया गया हो, ओहो। इनका बचपन अनेक कष्टों से व्यतीत हुआ, क्यों ना व्यतीत हो। जब जिनके माँ बाप की सोच ऐसी हो तो क्यों ना इनको भटकना पड़ता है भाई। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया। इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वह अत्यंत आसक्त थे। एक बार अपनी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। ओहो, एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये अर्धरात्रि में यानी आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए उसके पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, ये भर्त्सना मतलब ताना, ये ताना शब्द जो अच्छे शब्दों में, लाज न आई आपको दौरे आयो साथ। पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। ओहो हो, आज तो नकटा का नाक कटा 2.5 बित्ता रोज बाढ़ है भैया। आजकल नकटन का चाहे जतरा कहो लेकिन पढ़ी है ना। लेकिन देखिए तुलसीदास जी से सीखो कि एक शब्द कहने पर पत्नी के उनमें वैराग उत्पन्न हो गया, विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गई। तुलसीदास जी ने उनके अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। एक वही ताना उनको राम नाम से कितना क्या बना दिया और वो भारत ही नहीं पूरे जग में मशहूर हो गए। ठीक है। और इस जो शख्स हैं इनकी 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कृतियाँ भी आपको जानना है। रामलला नहुछु, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, ये सब आपके रचनाएं हैं। आगे देखिए, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, भैरव रामायण, दोहावली, कवितावली। भाषा शैली में देखिए तुलसीदास जी अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में, जबकि गीतावली विनय पत्रिका आदि रचनाओं का ब्रजभाषा में प्रयोग किया। रामचरितमानस की प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्त शैली और दोहावली में शाखी शैली का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्त, सेवैया, पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य की रचना की है। ठीक है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि माना जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता का सर्वोत्तमुखी उन्नति हुई है। मानव प्रकृति ने जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। ठीक है। अब देखिए तुलसीदास जी का इस संक्षिप्त में परिचय देख लीजिए। नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532, जन्म स्थान राजापुर, मृत्यु 1623 काशी में। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा
संत बाबा नरिहर दास ने भक्ति की शिक्षा वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, राम भक्ति, रामचरितमानस, लोकमान्य कवि, हिंदी साहित्य और इन सभी का श्रेय किसको जाता है? रत्नावली को। वेरी गुड, आपने सही सुना। रत्नावली ने अगर इनको इस तरह से ताना ना मारा होता तो ये राम के अनन्य भक्त नहीं बनते। अगला क्वेश्चन अब आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है आपको। ठीक है भैया, 4 प्रश्न लिखे हुए हैं। भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषराज कः आसीत्, चंद्रशेखर कः आसीत्, वीरः किन पूजते। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन संस्कृत के आंसर उत्तर में देना होगा। तो पहले का चलिए, भारतीय संस्कृते मूलम किम आसीत् या किम भारतीय संस्कृते मूलम। तो इसका उत्तर आपका ये है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एकयो अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एकयो अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। इसका उत्तर ये हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुराज का आसीत्। तो पुरुराज भारतस्य एकः वीरः नृपः आसीत्। ये इसका उत्तर हुआ। अगला है, पुरुषः का आसीत्। पुरुषः भारतस्य एकः वीरः नृपः आसीत्। चंद्रशेखरः कः आसीत्। चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्। चंद्रशेखरः कः आसीत्। चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्। ये आपको लिखना होगा। अगला है, वीर किन पूजते। वीर क्यों पूजे जाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, वीर केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। वीरा वीरेण पूजते, ये इसका उत्तर है। वीरा केन पूजते, इसका उत्तर क्या हुआ? वीरा वीरेण पूजते। बस इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जनसंख्या लाभ हानि, आतंकवाद, नारी सशक्तिकरण। तो पर्यावरण और या पर्यावरण प्रदूषण, देखो यही हम आपको दिए हैं, पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको पढ़ना है। वायुमंडल या वायुमंडल में दूषित पृथ्वी में उपस्थित जीवों के संतुलन के लिए संतुलन वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है और यदि उसमें कोई अंतर आ जाता है, अनियमितता होती है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कारण आपको लिखने हैं। ये देखिए, प्रदूषण के कारण है। प्रदूषण के कारण क्या है? जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। भाई तो मनुष्य बढ़ेंगे तो क्या होइए, प्रदूषण भी बढ़ेगा, नहीं हो तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। जल प्रदूषण प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों, उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियाँ दूषित होकर उसी में किसमें गंगा जी में गिराया जाता है। इससे आपका ये प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण की हानियाँ आपको देख लेना है, ठीक है। ये सब लिखते रहो, हो सके तो लिख डालो भैया। प्रदूषण को रोकने के उपाय, समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरे से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। सबसे पहला काम जनसंख्या नियंत्रण। कारखानों के कचरे को नदियों में बहने से रोकना चाहिए। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले शीशा की मात्रा कम करनी होगी। वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दो, ठीक है। ये है। अगला है प्रदूषण रोकने के उपाय। ठीक है, ये अब यहीं से अब आपका ख़त्म, ये वीडियो आपका यहीं पर ख़त्म होता है। हम फिर मिलते हैं आपको
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।